आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ में हूं अजिता जैन। आज बरेली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 932 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बरेली को 132 परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा है। 932 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बरेली को 132 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से भी संवाद करेंगे। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विवेक कश्यप का और ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, कितने बजे बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और किस तरह से उनका बरेली का ये दौरा रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ से लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से 11:30 बजे बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां पर वो अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इससे साथ ही जो शिक्षक बच्चों चलो अभियान, जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल चलो अभियान का शुरुआत करेंगे। वहीं छात्रों से रूबरू भी होंगे, क्योंकि सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता को संबोधित करेंगे। वहीं 932 करोड़ की 132 परियोजनाओं का आधार रखेंगे, जिससे कि जनता से आज जो परियोजनाएं हैं वो जनता सीधे उसका लाभ उठा सके। ये साथ ही आज मंडल के जेपीएस रावठार रहेंगे साथ में, और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी रहेंगे। और साथ ही आज जनता से जब संबोधित करेंगे, क्योंकि सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं वो तमाम जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं वो जनता के सामने रखेंगे। और साथ ही आज जो कार्यक्रम है वो जरूर आज का इम्पोर्टेंट, क्योंकि 27 मार्च को कार्यक्रम होने वाला था, तो 27 मार्च को कैंसिल करके आज ये 1 अप्रैल को ये कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो जनता के सामने रखेंगे। और साथ ही जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी देंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं और जो परियोजनाएं हैं जो जनता को लाभ नहीं मिला है उनको जोड़ा जाए उससे, और साथ ही आज जो लाभार्थी हैं उनको भी जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है आज बरेली के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम जो ट्रैफिक है वो डाइवर्जन किया है, कि जिससे कि आम जनता को कोई समस्या ना हो। साथ ही आज जनता को जब संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो आज उनका भाषण सुनने वाला होगा, क्योंकि जब इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे तो एक अलग ही माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिएट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो आज का ये दौरा है बरेली का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा माना जा रहा है। और 2027 के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जब आज ये जनता को संबोधित करेंगे वो देखना होगा। जी बिल्कुल। और 932 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री, उसमें क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बरेली को विकास की धारा से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज 932 करोड़ की 132 जो परियोजना है उनका आधारशिला रखेंगे। वहीं अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और इसी तर्ज पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं जो भूगर्भ जल योजना है उसका भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव होगा, और हर घर नल योजना का भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को सीधा जोड़ेंगे, क्योंकि गर्मी का समय है और तमाम घरों में देखा जाता है या कई इलाकों में देखा जाता है कि जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा जोड़ने के लिए भूगर्भ जल योजना का भी शुभारंभ करेंगे। और साथ ही जो बेसिक चीजें हैं आम जनता के लिए उनका भी आज आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिससे कि जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको अपनी सरकार में देना चाह रहे हैं। तमाम जो परियोजनाएं आज उसका शिलान्यास करेंगे। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही देश भर में इसका विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसके विरोध में ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गर्मा गई है। 2 अप्रैल को संसद में पेश होने वाले इस विधेयक के विरोध में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने ईद की नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। हालांकि इस बिल को लेकर मुस्लिम धर्म गुरु भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा,
ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसको अमेंड कर रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस बिल के विरोध पर एआईएम, पीएलबी और असद ओवैसी को घेरा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब संशोधित कानून अभी संसद में आया ही नहीं तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा? देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपल्सरी ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि देश में कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और एआईएम, पीएलबी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। वक्फ विधेयक को लेकर देश में विरोध और समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। अब देखना यह होगा कि 2 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने के बाद यह बिल कितना असर डालता है और सरकार इसके प्रावधानों को लेकर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज समाचार। बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मान और अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और युवाओं को सफलता के मंत्र दिए।
कन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मान और अभिनंदन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और उत्तराखंड विकास मॉडल पर अपने विचार साझा किए। सीएम धामी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का रद्द करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कह रहे थे, समरसता, ममता, ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया और छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और संकल्प से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। जब भी देश के अंदर कोई काम शुरू होता है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हमेशा इसमें मीन मेख निकालने का काम करते हैं। और हमने भी जब देवभूमि उत्तराखंड में एक ये देव कार्य शुरू किया, तो इसमें लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप में इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके माता पिता को जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे हमारा एक ही मंतव्य है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन माता पिता को देखिए, आप जिनके बेटे या बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बेटे और बेटियां कहां रह रहे हैं, प्रशासन को भी कोई जानकारी नहीं होती है और उसके कारण से बहुत बार उनमें साथ में रहते रहते
कई बार अच्छे संबंध होते हैं और धीरे धीरे वो संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध खराब होने के कारण से आपस में हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, इस प्रकार की चीजें बहुत सारे प्रकरणों में आई। इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में हुए इस कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को सफलता के मूल मंत्र भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ईद पर नमाजियों से मिलने ईदगाह पहुंचे और उनके साथ इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी थे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। वहीं इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नमाजियों से ईदगाह पहुंचे और उनके साथ इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। के मुबारक मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होकर डिप्टी सीएम ने सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने बैरिकेडिंग को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सालों से ईदगाह आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बैरिकेडिंग पहले कभी नहीं देखी। एक दूसरे से गले मिलकर के, सिमैया खा करके, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दौरान ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही बीजेपी सरकार पर कई हमले भी बोले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गाजियाबाद में पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चेन चोरी करने वाले आरोपी के पैर में गोली मारकर चोर को गिरफ्त में लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे। देखिए पूरी खबर। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस ने इलाके में चोरी करने वाले शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। कुछ दिन पहले चोर ने बाजार में जा रही एक महिला की चेन चोरी की थी। इसके अलावा भी कई और वारदातों को बदमाश अंजाम दे चुका था। पुलिस को सूचना मिली कि महिला की चेन छीनने वाला शातिर लुटेरा दोबारा से चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में सिटी फॉरेस्ट की साइड जा रहा है। तभी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इस दौरान चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को सरेंडर के लिए कहा, तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। 30 मार्च 2025 की देर रात्रि में एक व्यक्ति के द्वारा थाने पे सूचना दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि राजनगर एक्सटेंशन में उसकी पत्नी के गले से एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा चेन स्नैच कर लिया गया है। इस संबंध में तत्काल थाना हाजा पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया और टीमों का गठन किया गया। टीम के द्वारा लगातार मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से इस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी और इसी संदर्भ में आज दिनांक 31 मार्च को परिवर्तन स्कूल पे बैरियर लगा के चेकिंग भी की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति जो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध दिखाई देने वाला युवक था, वो आ रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस टीम ने इशारा किया, लेकिन उसके द्वारा बाइक न रोक करके मोटी की तरफ उसको भगा के ले जाने लगा, जहाँ की मोटरसाइकिल से फिसल के वो गिर गया था और उसके द्वारा रुकने की जगह पुलिस टीम पे जानलेवा फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा अपने को बचाने के लिए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई है। पूछताछ में पता चला है कि कल इसी व्यक्ति के द्वारा घटना कारित की गई थी। इसका नाम हसन पुत्र फहीम है, जो मुरादनगर का रहने वाला है। पूरे गाजियाबाद कमिश्नरेट में इसके द्वारा आधे दर्जन से ज़्यादा इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से है। नंदग्राम में कल इसी के द्वारा घटना कारित की गई है।
इसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, साथ ही कल लूटी गई पीली धातु की चेन भी बरामद हो गई है और उसको प्राथमिक चिकित्सा दे करके अस्पताल में दाखिल किया गया है। साथ ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी हसन पर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस के साथ ही घटना में चोरी का सामान और लूटी गई चेन बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से सूर्य समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इन खबरों में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।